नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 है। एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो सर्वप्रथम तो आप लोग देखें कि कह रहा है कि एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। जब इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग देखें, जब दूसरा जो भाजक दिया हो उससे जो पहला भाजक हो उसको भाग करके आप लोग देख लीजिए क्या ये पूर्णतः विभक्त है कि नहीं। तो दोस्तों, जब 19 से आप 627 को विभाजित करेंगे तो दोस्तों यह पूर्णतः विभक्त है। तो अगर पूर्णतः विभक्त हो तो दोस्तों जो पहले दोस्तों इक्वेशन का जो शेष बचता है उसमें ही दोस्तों हम दूसरे भाजक से भाग करते हैं और वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। इसमें दोस्तों जो पहला भाजक है 627, जब संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है पहली बार 43 बचता है। तो दोस्तों 43 को हम लोग 19 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या बचेगा, वो दो बार जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों शेष क्या बचा, शेष बचा 5। तो जो ये शेष बचा दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। जब संख्या में दोस्तों 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेष जो है वह 5 बचेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जब इस प्रश्न में आप लोग ये जरूर देख लें, अगर 627 जो है 19 से विभाजित ना हो तो ये जो फार्मूला है ये आप बिल्कुल मत लगाइए। अगर जो दूसरा भाजक है उससे पहला भाजक जो है यह पूर्णतः विभक्त हो तभी दोस्तों ये जो फार्मूला है आप लोग लगाएं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर जो 1 है ये नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों। 42 नंबर दोस्तों है, यदि ये दोस्तों इक्वेशन दी हुई है तो इसमें x का मान ज्ञात करना है हमको। देखिएगा 2508 भाग है दोस्तों 12.54 से प्लस x x इंटू दोस्तों x इंटू 11 बराबर 200। तो दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो पॉइंट है पॉइंट हटा देंगे तो 2 शून्य जो है इसको बढ़ाएंगे। इसको दोस्तों जब 1254 इसको विभाजित करेंगे तो दोस्तों 2 बार कटेगा यानी यहाँ पर 200 आएगा। तो 200 प्लस x इंटू 11 बराबर 200। तो दोस्तों 11x बराबर क्या होगा दोस्तों, जब 200 इधर जाएगा तो ये दोस्तों माइनस हो जाएगा तो यानी 0 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा, 0। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। ये दोस्तों एक कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मासा निकालना होगा। तो दोस्तों मासा निकालने की विधि आप जानते ही होंगे। पॉइंट जो है इसको हम लोग, ये मीटर में दिया हुआ है, हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। दूसरा है 198 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोस्तों मासा निकालने के लिए दो संख्या लेंगे, इसको विभाजित करेंगे। हम लोग 128 से 162 को जो विभाजित करेंगे एक बार जाएगा 126। ये दोस्तों बचा 36, 36 से 126 इसको विभाजित करेंगे। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। तो यहाँ आएगा 6 18 10 108। यहाँ पर दोस्तों बचा शेष 18। 18 से जब 36 को भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों ये पूर्णतः विभक्त हो गया, तो हमारा मासा निकल कर आया 18। आप लोग जो यह दोस्तों यहाँ से 18 से जो है ये संख्या पूरी पूरी कट गई, तो आप लोग जो यहाँ से दोस्तों मासा 18 निकल कर आया, आप 18 से जो तीसरी संख्या है उसको भी विभाजित करके देखें कि वो पूर्णतः विभक्त है कि नहीं। तो 18 से जब 198 को आप विभक्त करेंगे तो ये दोस्तों पूर्णतः विभक्त है, यानी हमारा मासा जो है वो 18 होगा। और यही दोस्तों जो 18 सेंटीमीटर यही वह अधिकतम लंबाई है जिससे इन तीनों दोस्तों टुकड़ों कपड़े के तीनों टुकड़ों को बराबर लंबाई में मापा जा सकता है, पूरा पूरा मापा जा सकता है। तो 18 सेंटीमीटर आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 44। ये 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यानी दोस्तों 5% छात्र जो है अनुपस्थित हैं और उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। तो यानी दोस्तों अनुपस्थित हैं 5%, तो उपस्थित कितने होंगे 95%। और दोस्तों 95% का मान हमें दिया है 38 है, तो बराबर 38 कह रहा है। तो कक्षा में ये दोस्तों उस दिन आप लोग ये हटा दीजिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हमको दोस्तों 100 की वैल्यू निकालनी है। 38 इंटू 100/95। ये दोस्तों 5 से विभाजित करेंगे हम लोग। 5 5 5 नाम 45, 5 दूना 10, 19 दूना 38, यानी दोस्तों हमारा मान निकल कर आया 40। यानी जो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 40। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की लंबाई याद करें। तो दोस्तों जो आयताकार बोर्ड इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है दोस्तों 7x और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 5x। कह रहा है कि बोर्ड की चौड़ाई जो है 20.5 सेंटीमीटर, यानी 5x की वैल्यू क्या है 20.5। x की वैल्यू निकालेंगे तो x की आएगी 4.1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमको ज्ञात करना है कि बोर्ड की लंबाई याद करें। बोर्ड की लंबाई हमने मानी है 7x है, तो दोस्तों लंबाई क्या होगी, x की वैल्यू है 4.1, तो 7 इंटू 4.1, लंबाई आएगी दोस्तों 28.7। 28.7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी नंबर। सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। 46 दोस्तों नंबर प्रश्न है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो दोस्तों वह जो ट्रेन है वह व्यक्ति को जो पार करेगी, मैंने आपको बताया है कि वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो लंबाई कितनी है 110 मीटर उसकी लंबाई है, यानी दोस्तों 110 मीटर लंबाई, तो यही दूरी हो जाएगी 110 मीटर। दूरी 110 मीटर है दोस्तों, और चाल चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों जो व्यक्ति है वह ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो यानी सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी विपरीत दिशा में। तो दोस्तों जो इनकी चाल है वह जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है उस व्यक्ति को कितने समय, हमको टाइम निकालना है। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी क्या है, दूरी है 110 मीटर, और चाल क्या है हमारी, चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से गुणा करने पर दोस्तों यहाँ निकल कर आएगा, 6 से विभाजित करेंगे 3 बार, 6 11 हो जाएगी दोस्तों। तो ये आएगा 110/11 इंटू 5, ये दोस्तों 3 ऊपर चला जाएगा,
11 से दोस्तों ये कट जाएगा 10 बार, 5 से विभाजित होगा 2, तो यहाँ आएगा दोस्तों 6 सेकेंड। जो 6 सेकेंड है यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों जो सीपी है यानी कास्ट प्राइस उसका क्या है? 1/5 यानी 0.2 दोस्तों, ये दोस्तों उसका कास्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपये में 4 बेचता है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वह 0.25 होगा। तो यहाँ से उसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है दोस्तों 0.25 माइनस 0.20 यानी 0.05, यह दोस्तों उसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? लाभ 0.5 बटा कास्ट प्राइस क्या है? 0.20 इंटू 100। ये दोस्तों जब दशमलव हटाएंगे तो 5 से 4 बार और 4 से 25 बार, तो यहाँ पर 25% उसका जो लाभ है वह 25% है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न, 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल की राशि ज्ञात करें। तो दोस्तों कह रहा है कि 5% छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल का राशि ज्ञात करें। तो इसको दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 5% जो छूट है उसके साथ अदा की गई राशि कितनी है? 6500। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसमें दोस्तों जो 5% छूट के साथ जो पैसा दिया गया, सामान खरीदा गया, वो 6500 रुपये का खरीदा गया है। तो यहाँ से दोस्तों जो उसने छूट देने के बाद जो पैसा दिया वह कितना दिया? तो 6500 उसके पास पैसे थे, छूट दी गई है दोस्तों 5% की, यानी दोस्तों उसे रुपए कितने देने पड़े? 95/100। 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, 65 इंटू 95, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू गुणा कीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 6175। यह दोस्तों उसने पैसे दिए 5% छूट के बाद। अब कह रहा है कि बिल में 4% जो है वह बिक्री कर शामिल था, तो बिल की राशि ज्ञात करें। अब दोस्तों ये राशि उसने दी है, इस पर हम लोग बिक्री कर जो है वह लगाएंगे, तो 6175 इंटू 104/100। इसको सॉल्व करें आप, तो दोस्तों यह विभाजित होगा, 25 से विभाजित करें, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 4 से 26 बार जाएगा। इसकी जब आप लोग गुणा करेंगे तो आएगा 6422 रुपये। 6422 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 नंबर दोस्तों प्रश्न है। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 25 अंकों की दोस्तों परीक्षा है, इसमें 3 छात्रों का प्राप्तांक जो है 16, प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? यानी दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें दोस्तों जो 3 छात्र हैं, 3 का छात्रों का माध्य कितना है? वह है 16। 3 छात्रों का माध्य है 16, इनका दोस्तों कुल मान कितना होगा? तो 3 इंटू 16 यानी 48। इधर कह रहा है कि 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया,
पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, तो कम जो दूसरा छात्र है वह दोस्तों कितने अंक प्राप्त करता है, वही पूछ रहा है। तो 5 छात्र जो टोटल हो गए, अब इनका औसत अंक कितना हो करना है, 19। यानी ये दोस्तों 19 करने के लिए 5, इसका कुल मान कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों कुल मान आएगा 95। अब कह रहा है कि पहले छात्र थे 3 दोस्तों, अब हो गए 5। यानी छात्र कितने बढ़े, छात्र दोस्तों 2 नए छात्र बढ़े हैं, और दोनों नए छात्र जो बढ़े हैं इनका कुल मान कितना है, तो दोस्तों जो 3 छात्र थे उनका कुल मान था 48, और 5 छात्रों का कुल मान है 95। यानी जो 2 नए छात्र आए हैं उनका कुल मान कितना होगा, तो दोस्तों 95 से जब 48 माइनस करेंगे तो आएगा 47। यानी तो जो नए छात्र आए हैं उनका कुल मान है 47। अब कह रहा है कि नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, यानी एक छात्र जो है वह दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करता है और दूसरा जो है वह कम अंक प्राप्त करता है। तो दोस्तों 2 छात्र हैं, दोनों ने 47 अंक प्राप्त किए हैं, तो परीक्षा जो थी वह दोस्तों 25 अंकों की थी। तो हम मान लेते हैं कि एक छात्र जो है उसने प्राप्त किए 25 अंक। जब एक छात्र ने दोस्तों 25 अंक प्राप्त किए हैं, तो दूसरा जो छात्र है वह कितने अंक पाएगा, तो वह पाएगा दोस्तों 47 से 25 माइनस हो जाएंगे तो पाएगा 22 अंक। यानी दोस्तों एक छात्र को हमने मैक्सिमम अंक दे दिए, तो दूसरा छात्र जो है वह कम अंक प्राप्त किए, तो उसने 22 अंक प्राप्त किए हैं। तो वही हमसे पूछ रहा है कि कम से कम अंक कितने अंक प्राप्त किए, जो बाद वाला छात्र है दूसरा छात्र, तो उसने 22 अंक प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ग्राम में क्या होगा। तो दोस्तों जनवरी में उसने 4 पैकेट प्राप्त किए जिसका औसत भार कितना था, 300, यानी कुल मान उसका कितना हुआ, 1200 ग्राम। और फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में उसने 8 पैकेट प्राप्त किए और औसत भार उनका कितना था, 400, यानी इनका कुल भार कितना हो गया, 4 अट्ठे 32, 3200 ग्राम। अब कह रहा है कि सभी पैकेटों का औसत भार क्या होगा। तो दोस्तों कुल पैकेट कितने हैं, कुल पैकेट हो गए दोस्तों 4 जनवरी में थे और 8 फरवरी में, यानी दोस्तों कुल पैकेट हो गए 12, और इनका कुल वजन कितना है, तो 3200 प्लस 1200, यानी दोस्तों क्या हुआ, 00 4 और 4 4400। तो इसको दोस्तों औसत निकालने के लिए कुल मान बटा कुल संख्या, तो संख्या है दोस्तों 12, इसको विभाजित करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 12 यहाँ 36 और 12 छंग 72, 6.66 ग्राम। तो यानी दोस्तों 366.66 या 366.67 आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 366.67। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 दिन और 45 दिन का समय लेते हैं। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य शुरू किया था। यानी दोस्तों कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे हैं और बी ने जो है प्रारंभ से कार्य नहीं किया हुआ, बीच में आया है, तो कार्य जो है प्रारंभ से किसने किया, ए ने। तो दोस्तों ए कार्य को समाप्त करेगा 25 दिनों में, बी करेगा 45 दिनों में। यहाँ से दोस्तों इनका कुल कार्य निकल कर आएगा, जो इनका लासा है वह 225। क्षमता आएगी दोस्तों, ए की क्षमता हो जाएगी 9, 25 नमा 225, और बी की क्षमता हो जाएगी 5। अब कह रहा है कि बी जो है वह शुरुआत से काम उसने नहीं किया, वह बीच में आया है, तो शुरुआत से काम कौन करेगा, ए जो है वह शुरुआत से काम कर रहा है, शुरुआत से कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ए जो है शुरुआत से कार्य कर रहा है, तो ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता है 9, तो ए शुरुआत से कार्य कर रहा है, ए दोस्तों अंत तक उसने कार्य किया है, यानी 20 दिन तक
ए ने कार्य किया है। तो ए की क्षमता थी 9 और 20 दिन तक कार्य किया, कुल कार्य हो गया 180। अब दोस्तों कुल कार्य क्या था 225, ए ने कार्य किया 180, शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा 225 से 180 जाएगा यानी 45 कार्य। अब दोस्तों जो 45 कार्य बचा, यह कार्य कौन करेगा? यह कार्य करेगा बी। ए ने दोस्तों 20 दिन तक कार्य किया तो 180 उसने कार्य किया। अब बी दोस्तों 45 बी ने कार्य किए, तो 45 कार्य किए और बी की क्षमता कितनी है? तो क्षमता इसकी 5। 45 कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा? 9 दिन। 9 दिन लगेगा। तो दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया। बी दोस्तों अंतिम के 9 दिन कार्य करता है, यानी शुरुआत से कितने दिनों बाद उसने कार्य प्रारंभ किया? तो दोस्तों शुरुआत से दोस्तों उसने 11 दिनों बाद कार्य प्रारंभ किया। दिनों बाद कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि दोस्तों कार्य कुल समाप्त हो रहा है 20 दिनों में, और ए कह रहा है कि ए जो है वह उसने शुरुआत से कार्य किया है और बी जो है वह मध्य में आता है। तो बी ने दोस्तों 9 दिन तक कार्य किया है, यानी शुरुआत से 11 दिनों बाद जो है वह बी आया है। तो हमसे वही पूछ रहा था कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया है, तो 11 दिनों बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 नंबर दोस्तों प्रश्न है, आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 दिन और 24 दिनों में रंग सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लग गए? यानी दोस्तों आमोद है जो दोस्तों, एक मिनट दोस्तों देखिएगा, आमोद को दोस्तों हम ये लिखते हैं, आमोद जो है वह 15 दिनों में कार्य करता है और जो प्रमोद है पी वह करता है 24 दिनों में। इनका दोस्तों लासा क्या आएगा? तो लासा आएगा 120। आमोद की क्षमता क्या होगी? 8 और प्रमोद की क्षमता होगी 5। अब कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। यानी आमोद जो है वह कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 11 दिन पहले आमोद कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी 11 दिन कार्य किया किसने? तो प्रमोद ने। जब आमोद दोस्तों 11 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष जो अंतिम के 11 दिन हैं उस दिनों में कार्य किसने किया? प्रमोद ने। तो दोस्तों प्रमोद ने 11 दिन कार्य किया। प्रमोद की क्षमता क्या है? प्रमोद की क्षमता है 5 और उसने 11 दिन तक कार्य किया, यानी उसने कार्य कुल कितना किया? 55 क्या कार्य दोस्तों प्रमोद ने लास्ट के 11 दिनों में किए। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा दोस्तों 120। कुल कार्य था 55, प्रमोद ने अंतिम के 11 दिनों में किया, यानी शेष कार्य हमारे पास बचा है 65। अब ये दोस्तों जो 65 शेष कार्य हमारा बचा है, यह आमोद और प्रमोद दोनों मिलकर करते हैं, क्योंकि दोस्तों शुरुआत जो है वह दोनों ने की थी, लेकिन अंतिम के 11 दिन जो है वह आमोद छोड़कर चला गया था। तो शुरुआत दोनों ने की थी, तो दोस्तों जो 65 कार्य हैं वह आमोद और प्रमोद दोनों मिलकर किए होंगे उन्होंने। तो दोस्तों आमोद और प्रमोद दोनों की क्षमता क्या है? 8 है आमोद की क्षमता और प्रमोद की है 5, यानी दोस्तों दोनों की क्षमता है कुल 13। तो 65 कार्य करने में कुल कितने दिन लगे? 5 दिन। 13 × 5 = 65, 5 दिन लगे। यानी प्रश्न कह रहा था कि यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लग गए? तो 5 दिन शुरुआत में दोस्तों दोनों ने साथ कार्य किया। उसके बाद जो प्रमोद है उसने अंतिम के 11 दिन कार्य किए, यानी 5 दिन ये हो गए दोस्तों, और 11 दिन जो प्रमोद ने अंतिम के 11 दिन कार्य किए। कुल कार्य दोस्तों है 16 दिनों में समाप्त होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो है वह ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 11 दिन जो है लास्ट के वह दोस्तों प्रमोद करता है, और 5 दिन जो शुरुआत के हैं वह आमोद और प्रमोद दोनों मिलकर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 53 नंबर प्रश्न है,
किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि आर यानी दर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता। वह मूल राशि कितनी है? तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था, तो मैंने बताया था आपसे कि 4% दर जो है वह अधिक होने से ब्याज जो है 400 रुपये बढ़ जाता है। यानी 2 वर्षों में 4% अधिक दर होगी, यानी 2 वर्षों में 4% अधिक दर, यानी 8% दर अधिक होने से, 8% अधिक दर होने से जो है ब्याज कितना अधिक बढ़ा? 400 रुपये। यानी दोस्तों मूलधन जो है वह हमारा कितना हो गया? तो 100 बराबर 400 इंटू 100/8, 8×5 = 40। यानी दोस्तों जो मूलधन है, मूलधन वह कितना है? 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है, ₹6,000 पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, मैंने पिछली क्लास में प्रश्न बताया था कि जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक दे हो तो दोस्तों जो दर है, दर हो जाती है आधी, और समय जो है, समय हो जाता है दुगना, समय दुगना हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दर है वह 10% थी, तो अब रह जाएगी 5%, और जो समय है टी वह था दोस्तों 1.5 वर्ष, यानी छमाही दे है तो ये हो जाएगा 3। तो दोस्तों अब हम लोग सूत्र में मान रखेंगे तो 6,000 पी, एक मिनट दोस्तों देखिएगा, P1 + R/100⁴ ये दोस्तों हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें दोस्तों मान रखेंगे, देखिएगा आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे दोस्तों देखिएगा, P1 + R/100⁴ तो P दोस्तों हमारा जो मूलधन है 6,000 रुपये, 1 प्लस दर थी 5% और समय 3, 20 बार दोस्तों जाएगा तो 6,000, 21/20, ये 20, ये 220 से कम 20 है, 21/20, इसका 21 का जो क्यूब होगा वह होगा 9,261, और 20 का दोस्तों 8,000। तो यहाँ से दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार, इसकी गुणा करें आप तो 2 1 3 एकम 3 6 18 3 6 1 7 3 27, 27,783/4। इसका दोस्तों जब विभाजित करेंगे इसको आएगा 4×24, 4×24 45.75। यह दोस्तों मिश्रधन निकल कर आया 6,945.75 मिश्रधन निकल कर आया। यहाँ से दोस्तों जो ब्याज क्या आएगा? ब्याज दोस्तों देखिएगा तो 245.75 माइनस 6,000 दोस्तों हमारा मूलधन था, तो ब्याज निकल कर आया दोस्तों 945.75। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 945.75। यानी दोस्तों इन्होंने ऑप्शन दिया है 946, तो ऑप्शन सी जो है यह लगभग में बिल्कुल सही होगा, 946। ये ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सही कर सकते हैं। ये दोस्तों उन्होंने सीधा पॉइंट में नहीं रखा है, 946 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। तो दोस्तों एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 616 वर्ग मीटर, इसका व्यास ज्ञात करें। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो दोस्तों पाई का मान है 22/7 इंटू r² बराबर 616। तो 22r² बराबर क्या होगा? 616 इंटू 7/22। 22 से दोस्तों विभाजित करें तो 22 दूना 44, ये कितनी बार जाएगा? 11 दूना 22, 11 5 55, 55 5 11 6 56, ये जाएगा 2 दूना 4, 1 2 8 28, यानी
आर स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 दूना 4 सत्ते 28 इंटू 7, यह मान आया हमारा आर स्क्वायर का। तो दोस्तों आर बराबर क्या आएगा, जोड़ा बन रहा है 2 और 7 का, यानी आर की वैल्यू आएगी 14 मीटर। हमसे पूछा है इसका व्यास क्या होगा, तो पता होगा आपको दोस्तों व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, आर इंटू 2। तो दोस्तों आर थी 14 इंटू 2 बराबर 28 मीटर। 28 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 56। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। यदि एक बेलन का आयतन 160 घन इकाई हो तो दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें आप लोग त्रिज्याएं आप लोगों को दी हैं और ऊंचाई भी दी हैं, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं दोस्तों जो त्रिज्याएं क्या हैं दोनों की, एक की मान लेते हैं 2r है और दूसरे की क्या है 3r। और ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई मानते हैं, एक की है दोस्तों 5h और दूसरी की है 3h। अब दोस्तों एक बेलन का आयतन हमें दिया है, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दोस्तों सूत्र होता है। इसमें हम लोग मान रखेंगे तो पाई इंटू आर, दोस्तों ये पहले एक बेलन का आयतन हमें पता है, तो हम लोग दोस्तों पहले ही जो आयतन इसमें दोस्तों पहले त्रिज्या रखते हैं, तो आर का मान है 2r स्क्वायर इंटू एच जो है वह 5h, और इसका आयतन दिया हुआ है 160 घन इकाई, तो पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू 5h बराबर 160। अब दोस्तों देखिएगा 5 चक्कू 20 आर स्क्वायर एच बराबर 160, ये पाई दोस्तों इसके नीचे ला देंगे अपान पाई, 20 से विभाजित हो जाएगा 20 8 बार जाएगा, तो पाई स्क्वायर एच इसकी वैल्यू क्या आई 8 अपान पाई। या दोस्तों आप लोग ध्यान रखें पाई स्क्वायर एच की वैल्यू आई 8 अपान पाई। अब दोस्तों इसको आप लोग इतना नोट कीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे दोस्तों अब देखिएगा, ये वैल्यू आप लोग याद रखें, पाई स्क्वायर एच इसकी वैल्यू है 8 अपान पाई, तो पाई स्क्वायर सॉरी दोस्तों ये वैल्यू आई थी दोस्तों निकल कर, पाई की वैल्यू आई थी 8 अपान पाई। तो दोस्तों ये वैल्यू थी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से ये हमारी इक्वेशन एक निकल कर आई, या दोस्तों पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच जो है इसका मान निकल कर आया। अब हम लोग दूसरे बेलन का आयतन जो है निकालेंगे, तो दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इसमें मान रखेंगे। दूसरे का दोस्तों जो त्रिज्या है वह 2:3 के अनुपात में थी, तो हमने माना था 2r और 3r। इधर दोस्तों जो ऊंचाई है वह 5h और 3h। तो अब हम लोग पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 3r, तो 3r स्क्वायर इंटू एच क्या है 3h, तो इसमें मान रखेंगे पाई इंटू 3×3 = 9 r स्क्वायर इंटू 3h। अब लोग दोस्तों देखिएगा पाई इंटू 9×3 = 27 आर स्क्वायर एच, जो आर स्क्वायर एच है दोस्तों उसका मान हमें पता है क्या है पाई 8 अपान पाई, तो यहाँ रखेंगे पाई इंटू 27 पाई स्क्वायर जो एच है इसका मान क्या है, इसका मान दोस्तों देखिएगा इसका मान है 8 अपान पाई, इसका मान पाई स्क्वायर एच का। तो यहाँ पर दोस्तों 8 अपान पाई मान रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो दूसरे बेलन का आयतन निकल कर आएगा 27 इंटू 8, यानी दोस्तों 8 7 56 5 8 2 16 5 21 216 घन इकाई, 216 घन इकाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 57 नंबर दोस्तों प्रश्न है,
एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों के लिए लिए गए विकेट इस प्रकार हैं। तो दोस्तों ये संख्या दी हुई हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बहुलक कौन सी संख्या होती, जो अधिक बार आए वही बहुलक संख्या होती है। इसमें दोस्तों दो जो है, दो कितनी बार आया है, दो कितनी बार आया है। तो दोस्तों देखिएगा, ये दो दिया हुआ है, ये है दो, उसके बाद ये दो दिया हुआ है, उसके बाद ये दो है, यानी दो जो है 3 बार आया है। उसके बाद दोस्तों अगर 6 की बात की जाए, छः छः है 1 बार। उसके बाद दोस्तों 4 की बात की जाए, 4 कितनी बार है, 4 भी दोस्तों 1 बार है। इसके बाद दोस्तों 3 की बात की जाए तो 3 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 3 कितनी बार है, 4 बार। उसके बाद दोस्तों देखिएगा 5 की बात की जाए तो 5 1 बार है, 5 1 बार। और 0 या भी दोस्तों 0 भी 1 बार है, और 1 यह भी दोस्तों 1 बार है, 1 बार। तो इसमें दोस्तों सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है, सर्वाधिक बार दोस्तों आई है 3, 4 बार आई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही होगा। सो हो जाएगा दोस्तों, बहुलक जो है वह कितना होगा, 4। क्योंकि दोस्तों सॉरी दोस्तों 4 नहीं होगा दोस्तों, इसमें जो बहुलक क्या होगा, बहुलक होगा दोस्तों, बहुलक वह संख्या होती है जो सर्वाधिक बार आई हो। इसमें सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है, सर्वाधिक बार आई है 3, यानी दोस्तों बहुलक हमारा होगा 3। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों 3 की जो पुनरावृत्ति हुई है वह 4 बार हुई है। तो दोस्तों हमारा जो बहुलक होगा वह होगा 3, क्योंकि सर्वाधिक बार 3 ही आया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। नीचे दिए गए कोष्टक 2003 के दौरान विभिन्न शीर्ष के तहत कंपनी जेटा इंटरैक्टिव सर्विसेज के कुल व्ययों के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये विवरण दिए हुए हैं। आधारिक संरचना 20, परिवहन 12.5, विज्ञापन 15, टैक्स 10, R&D 5, वेतन 20, ऋण पर ब्याज 17.5। अब आप लोग आगे देखिएगा, प्रश्न कह रहा है 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, जेटा इंटरैक्टिव सर्विसेज का करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधारिक संरचना और परिवहन पर कुल खर्च का अनुपात क्या है। तो दोस्तों कर का अनुपात क्या है, यानी टैक्स दोस्तों है 10%, तो 10 हो गया कर। और ऋणों पर ब्याज जो है वह कितना है, ऋणों पर ब्याज है 17.5, यानी 17.5। उसके अनुपात किसके साथ निकालना है, अनुपात निकालना है आधारिक संरचना कितना है, आधारिक संरचना है 20, और परिवहन पर कुल खर्च, परिवहन पर खर्च क्या है, परिवहन पर खर्च है 12.5। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा ये 27.5, इधर ये हो जाएगा 20, 10, 30, 32.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये विभाजित होगा कितनी विभाजित करेंगे दोस्तों, तो 5 से विभाजित कर 25 से नहीं होगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 ये आएगा 25 से कम 25, और 25 3 75, यानी अनुपात क्या निकल कर आएगा, 11:13। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 11:13। आगे देखिएगा दोस्तों अगला 59 नंबर प्रश्न है, यदि ऋणों पर ब्याज की रकम 245 करोड़ है, सॉरी दोस्तों 2.45 करोड़ है, तो जेटा इंटरैक्टिव सर्विसेज की विज्ञापन, करों और संशोधन एवं विकास पर खर्च की कुल रकम कितनी है। यानी ऋणों पर ब्याज की रकम कितनी है, 2.45। अब आप लोग देखिएगा इसमें ऋणों पर ब्याज जो है उसका अनुपात, उसका दोस्तों प्रतिशत कितना है, ऋणों पर ब्याज जो है उसका प्रतिशत है 17.5, यानी
17.5 इसकी वैल्यू है 2.45 करोड़। और विज्ञापन करों और R&D पर दोस्तों हम लोगों को देखना है। तो विज्ञापन करो कर और R&D एक बार इसको भी देख लेते हैं। विज्ञापन पर कितना है, विज्ञापन पर है 10 और R&D पर 5 और टैक्स पर है 15 यानी 10, यानी दोस्तों कुल कितना होगा 15, 10, 25 और 30। हमें वैल्यू निकालनी है 30% की और दी हुई है हमको 17.5 की। तो अब आगे देखिएगा 17.5 ये है 2.45 का दोस्तों मान इसका 17.5 का, और हमें निकालना है 30%। दोस्तों देखिएगा 2.45 इंटू 30/17.5। ये दोस्तों जब दशमलव हटाएंगे तो 0 एक बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव हट जाएगा। 5 से विभाजित करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं पहले। तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 × 15 बचे 25, 5 × 20, 5 × 9 45। ये 7 से 7 बचे 35, 7 × 49, ये आएगा 3 × 7 21/5 यानी 5 × 20 और 5 × 2 = 10, 4.2 करोड़। तो इन दोस्तों तीनों पर विज्ञापन कर और R&D पर कुल खर्च कितना होगा 4.2 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा आज का हमारा अंतिम प्रश्न 60 नंबर है। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो दोस्तों कार द्वारा विद्यालय आने वालों का दोस्तों जो अंश है यानी जो कोण बन रहा है वह 150 है और कुल दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग निकालते हैं कार वालों का, कार से कितने छात्र जो हैं विद्यालय आते हैं देखते हैं। कार से विद्यालय आने वालों का जो कोण है वह 150 डिग्री और कुल दोस्तों मान है 360 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5, 3 बचे 15, ये 12 और सॉरी 1 मिनट दोस्तों, यहाँ ये दोस्तों 1200 छात्र थे तो 150 डिग्री बटा 360 इंटू 1200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचे 15, ये 12 बार, 12 से 1 100 बार। कुल जो कार द्वारा आते हैं छात्र उनकी संख्या है 500। जो छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं उनकी संख्या कितनी है 500। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रश्न दोस्तों आज के भी काफ़ी आसान थे, कोई भी प्रश्न जो है वह टफ नहीं था। तो आशा करता हूँ अपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।